भारतीय संविधान में हम भाग 5 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम कार्यपालिका वाले सेक्शन को जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जिसकी चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अटॉर्नी जनरल जो था, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज से हम विधायिका की चर्चा करेंगे। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 79 से लेके 123 के बीच में, 122 के बीच में है। वैसे अगर 123 में देखेंगे तो अध्यादेश की चर्चा है, जिसमें हम संसद, लोकसभा, राज्यसभा की चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है हम न्यायपालिका की चर्चा करेंगे, जिसमें हम न्यायपालिका और सीएजी जो है इनकी चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 124 से 151 के बीच में है। तो आइए हम चर्चा करते हैं विधायिका वाले सेक्शन की। तो विधायिका में सबसे पहले हम देखते हैं संसद के गठन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो 1952 था उसमें गठन हुआ था। तो उस समय जब गठन हुआ था तो राज्य परिषद हुआ करता था और जनता का सदन हुआ करता था। लेकिन समय आया 1954। तो 1954 के बाद जो है 1954 से पहले राज्य परिषद और जनता का सदन जाना जाता था, और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम हो गया राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा संबंधी कुछ ट्रिक हैं। जैसे लो अगर लिख दें तो लो मतलब होता है निम्न, तो लोकसभा का मतलब होता है निम्न सदन। और लोकसभा आप देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, तो एलजी टीवी में देख रहे हैं। एलजी का टीवी है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, लोकसभा टीवी देख रहे हैं। तो लोकसभा किस में देख रहे हैं, एलजी के टीवी में देख रहे हैं। तो एल से हो जाएगा लोकसभा और जी से हो जाएगा ग्रीन। तो ग्रीन कलर का जो मैट होता है या कारपेट होता है किस में बिछाया जाता है, तो वह बिछाया जाता है हमारे लोकसभा में। उसके बाद फिर राज्यसभा अगर बात करते हैं तो आर से हो जाएगा हमारा राज्यसभा, आर से राज्यसभा हो गया। और आर से हो जाएगा रेड कारपेट। तो रेड कारपेट किस में बिछाया जाता है, तो राज्यसभा में बिछाया जाता है। आगे हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे पार्लियामेंट की चर्चा किस में है, किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद जो 79 है तो उसमें क्या है, तो हमारे पार्लियामेंट की चर्चा है। और पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। और संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो यूके को कहा जाता है। और एक बात है कि संसद जो है वह किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या किसी भी को क्या करेगा, किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, और बिना किसी राज्य के अनुमति के संसद जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को या किसी भी समझौता को लागू कर सकता है। अगर हम संसद के अंगों की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। पार्लियामेंट आप देखते हैं, पार्लियामेंट हो गया। इसके अगर पार्ट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द काउंसिल ऑफ द पीपुल, ये जो हाउस ऑफ द पीपुल होता है वह होता है इसके अंग। और संसद के सदनों की बात करें तो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो निम्न सदन और उच्च सदन जो होते हैं या 2 सदन होते हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले हमारा पार्लियामेंट ए हुआ करता था और वर्तमान में देखेंगे तो ए होगा। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं पहले की पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जो नया हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग बना हुआ है यह हो गया है। तो कभी कभी इनके शेप के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इनके शेप के बारे में बात करें तो जो पहले का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग था वो गोलाकार शेप में था, और जो वर्तमान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किस शेप में है, तो ट्राइगोनल शेप में है। आप देख सकते हैं इसको, ये ट्राइगोनल शेप में है या गोलाकार शेप में हुआ करता था। अब एक ट्रिक है कि जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा को याद करने की एक ट्रिक है। तो सरल से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में किसकी किसकी चर्चा की गई है। तो स से हो जाएगा सरल, यहाँ पे स से संसद हो जाएगा और संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। और र से हो जाएगा राज्यसभा जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है। और ल से हो जाएगा लोकसभा जिसकी चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 81 में की गई है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सरल अगर आप याद कर रखेंगे तो सरल तरीके से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद, हम क्योंकि अनुच्छेद 79 की बात कर चुके हैं संसद की, अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की चर्चा करते हैं। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और इसे जो है उच्च सदन भी कहा जाता है, आप देखेंगे। उसके बाद फिर राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि अनुच्छेद 80 का जो है उसमें क्या बताया गया है, तो यह बताया गया कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन किस में करता है, तो राज्यसभा में करता है। वो सदस्य क्या होने चाहिए, तो जो विज्ञान क्षेत्र या कला के क्षेत्र या समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र में जो हों अपनी भूमिका निभा रखे हों, तो उनको जो है क्या होता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राज्यसभा के जो कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। लेकिन हाँ, प्रत्येक वर्ष जो होता है
प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, तो 1/3 जो सदस्य होते हैं यह इनका निर्वाचन होता है और ये जो है इनका कार्यकाल समाप्त भी होता है। इस प्रकार से इसे बनाया गया है। अब राज्यसभा के निर्वाचन में जो जनता भाग नहीं लेती है इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्वाचन में डायरेक्ट जो है जनता भाग नहीं लेती है। इसमें जो हमारे विधान परिषद होते हैं या फिर विधानसभा होते हैं तो इन सब से जो है चुना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि ये हो गया हमारा सामाजिक विकास, एक ट्रिक है। तो सामाजिक विकास नाम के एक ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति चुनता है 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, जैसे लिटरेचर के सेक्शन में, साइंस के सेक्शन में, आर्ट के सेक्शन में, सोशल साइंस के सेक्शन में, मतलब समाज सेवा हो यहाँ पे, और विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो। तो इसके लिए है सामाजिक विकास, एक ट्रिक है। तो सामाजिक विकास अब देखेंगे तो जो सामाजिक से हो जाएगा समाज सेवा। तो समाज सेवा में जो रुचि रखते हैं या समाज सेवा जो करते हैं उनको, विकास में जो विकास से हो जाएगा, वी से हो जाएगा विज्ञान, और का से हो जाएगा कला, और सा से हो जाएगा साहित्य। तो विकास से हो जाएगा विज्ञान, कला, साहित्य, और सामाजिक से हो जाएगा समाज सेवा। तो इन सब क्षेत्रों में जो अपनी भूमिका निभाते हैं उनको क्या होता है, उन 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में मेंबर के रूप में नियुक्त करते हैं। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं कौन कौन सी हैं। तो राज्यसभा की जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं उसमें है जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा है वह कहाँ प्रारंभ होती है, तो राज्यसभा से प्रारंभ होती है। क्यों प्रारंभ होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, इसलिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो राज्यसभा से प्रारंभ होती है। अब उसके बाद है जब लोकसभा भंग रहती है तो आपातकाल का अनुमोदन कहाँ से किया जाता है, तो राज्यसभा से किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 249 के तहत जो है वह राज्य सूची के विषय पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे होता है, राज्यसभा, जो लोकसभा को दे देती है, और दोनों जो है 1 वर्ष के लिए कानून बनाते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 312 में आप देखेंगे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है उसका अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है, जो लोकसभा को अपना अधिकार देती है। जैसे भारतीय वन सेवा हो गई, तो इस प्रकार की जो सेवाएं हो गई। उसका राज्यसभा के सदस्यों के बनने की योग्यता क्या है, इन योग्यता की चर्चा अगर करते हैं हम, तो योग्यताओं में जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और कम से कम 30 वर्ष की आयु हो उसकी। तो ये जो योग्यताएं हैं किसी भी राज्यसभा सदस्य के चयन के लिए। और राज्यसभा की अगर तस्वीर की बात करें तो अधिकतम कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो 250 सदस्य हैं। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और अगर हम चुने जा सकने वाले सदस्यों की बात करते हैं तो जो 233 सदस्य हैं वो चुने जा सकने वाले सदस्य हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो राज्यों से जो चुने जाते हैं 229 है, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो इन सब से जो चुने जाते हैं वह क्या होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिनके क्षेत्रों की बात करें तो हम बताए थे कि क्या होगा, तो सामाजिक विकास से याद किए थे समाज सेवा, वी से हो जाएगा विज्ञान, और का से हो जाएगा कला, और स से हो जाएगा साहित्य। इन 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं कौन, तो यहाँ पे मनोनयन करता है राष्ट्रपति। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि राज्यसभा की सीमाएं क्या क्या हैं। तो राज्यसभा की सीमाओं की बात करें तो अगर कोई भी बजट पेश होता है तो कहाँ होता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और राज्यसभा के पास यह बाध्यता होती है कि वह 14 दिनों से अधिक उसको रोक नहीं सकता, और रोकता है फिर भी जो है वह बजट जो है पास हो जाता है, जो धन विधेयक होता है वह पास हो जाता है। और उसके बाद फिर जो मंत्रिपरिषद होता है वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सामूहिक रूप से देखेंगे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के रूप में जो प्रति है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर विधेयक पे कोई विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा की संख्या आप देखेंगे तो 400, यहाँ पे 550 से ऊपर हैं, 552, लेकिन वर्तमान में अगर एंग्लो इंडियन हटा दिया जाए तो 550 हैं। तो लोकसभा की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो है लोकसभा का उसमें डोमिनेशन रहता है, और विधेयक जो होता है वो लोकसभा के इच्छा अनुसार ही पारित हो जाता है। उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 81 की चर्चा करते हैं, जिसमें किसकी चर्चा है, तो लोकसभा की चर्चा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो सरल टेक्निक है, सरल एक तरीका है जिससे हम संसद अनुच्छेद 79
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और ल में जो हो गया अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। अब लोकसभा की विघटन की बात करें तो हमारा राज्यसभा जो था वह क्या होता था, पूरे कभी विघटित नहीं होता था, इसलिए उसे स्थायी सदन कहते थे। और यह 5 वर्ष पूर्ण होने पर क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है इसका, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। उसके बाद लोकसभा हम बताए थे LOW, लो मतलब निम्न होता है, तो इसे निम्न सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा को जो क्या कहते थे, तो उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा किसके द्वारा चुना जाता है, तो जनता द्वारा चुना जाता है। तो यह इसे हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा चुनते हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष सदन या जनता का सदन भी कहते हैं। उसके बाद है भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी हुए तो गुजरात से भी लड़ सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वाराणसी से भी लड़े हैं चुनाव। और अगर हम राहुल गांधी जी को देखें तो उन्होंने क्या किया था, वायनाड से भी लड़ा था और रायबरेली से भी चुनाव लड़ा। बाद में हाँ, जो अगर दोनों सीटें जीत जाते हैं, जैसे वायनाड का सीट राहुल गांधी जी ने बाद में छोड़ दिया था, तो ये होता है कि एक नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और उसके बाद भी संविधान संशोधन के जो मुद्दे होते हैं, मुद्दों पर लोकसभा राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ जो होती हैं वो समान होती हैं, क्योंकि देखिए पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, तो दोनों में 2/3 विधेयक से ही पारित होगा, तभी जाके कोई जो संविधान संशोधन होगा वह पूर्ण हो पाएगा। उसके बाद लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, उसके बाद फिर किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और आयु उसकी क्या हो, तो 25 वर्ष हो। उसमें कितना थी, तो 30 वर्ष थी, तो क्या थे, वो वृद्ध थे। और जबकि इसमें क्या होंगे, 25 साल के जो होंगे वो क्या होंगे, युवा होंगे, तो युवाओं का सदन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद लोकसभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो 1952 में हुई थी, तो उस समय इसका नाम क्या था, तो हाउस ऑफ पीपुल था, हमने पहले आपको बताया था। जबकि 1954 के बाद जो है हम बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा इसे कर दिया गया, तो लोकसभा नाम बदल कर रख दिया गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो अंतर है उसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे जो राज्यसभा है उसकी चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को बड़ों की सभा कहते हैं, क्योंकि इसमें 30 साल के प्लस लोग रहते हैं, 30 साल वाले रहते हैं। और इसमें क्या होता है, या जो है छोटे लोगों की सज़ा या युवाओं की सज़ा कहते हैं, क्योंकि इसमें 25 साल के लोग रहते हैं। और इसमें क्या है, चर्चित सभा भी कहते हैं इसको। और इसमें द्वितीय सदन इसे कहते हैं राज्यसभा को, जबकि इसको लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा सदस्यों को चुना जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। उसका फिर इसमें देखेंगे तो आप शिक्षितों का सदन कहा जाता है, जबकि इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा चुना जाता है। और इसमें जो होता है 30 साल से प्लस होते हैं तो बूढ़ों का सदन कहा जाता है, जबकि इसमें 25 साल से नीचे होते हैं युवाओं का सदन कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, राज्यसभा में जो है आप देखेंगे तो 245 सीटें ही हैं। तो 245 सीटें देखिए सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में बांटे गए हैं। तो कुछ राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं है, जबकि इसमें अगर लोकसभा में देखेंगे आप तो इसमें संपूर्ण जो भारत के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है। उसका यह विघटित नहीं होता है, यह स्थायी होता है, और यह क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो यही बात है कि यह स्थायी सदन होता है और इसे उच्च सदन कहते हैं, और यह क्या होता है, अस्थायी होता है और इसे निम्न सदन कहते हैं। इसमें मंत्री नहीं बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में क्या होते हैं, मंत्री बैठते हैं। इसमें देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, तो जो हमारा राष्ट्रपति है वह करता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन इसमें पहले मनोनीत किए जाते थे। 104वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे समाप्त कर दिया गया हालांकि, लेकिन पहले क्या करते थे, तो राष्ट्रपति इसमें 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते थे। उसके बाद आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में हम बताए थे आर से हो जाएगा राज्यसभा और आर से हो जाएगा रेड कारपेट। तो रेड कारपेट किस में बिछाया जाता है, तो राज्यसभा में बिछाया जाता है। रियलजी टीवी में क्या देख रहे थे, लोकसभा टीवी देख रहे थे, तो ग्रीन कारपेट किस में बिछाया जाता है, तो लोकसभा में बिछाया जाता है। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं लोकसभा की तस्वीर की बात करते हैं। तो लोकसभा की तस्वीर की बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है, अगर आप देखते हैं तो इसमें 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या है। और लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो 545 हैं। तो 545 में अगर हम देखें तो 543 जो हैं अगर देखेंगे चुने जा सकने वाले अधिकतम सदस्य हैं। उसके बाद फिर जो 7 सदस्य हैं उनको छोड़ा गया है, क्योंकि आप जानते हैं पीओके वाला क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्रों के लिए भी छोड़ा गया है। उसके बाद राज्य से जो चुने जाते हैं वो कितने हैं, तो राज्य से चुने जो हैं वो 530 हैं, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 13 जो व्यक्ति हैं वह कहाँ से चुने जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों यूटी से चुने जाते हैं। और 2 आंग्ल समुदाय के व्यक्ति भी
चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, तो आंग्ल भारतीय भी चुने जाते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसके तहत किया क्या गया कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को जो है वो समाप्त कर दिया गया। और हाँ, एक बात और जोड़ा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनकी जो सीट है संबंधी आरक्षण जो था उसको 2020 में जो समाप्त हो रहा था उसे 10 वर्ष और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। तो ये 2 आमूलचूल परिवर्तन हुए थे 104वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ कहाँ कितनी कितनी हैं। तो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो 5 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, यहाँ पे हरियाणा हो गया, इस पर कितनी है तो 10 सीटें हैं। उसके बाद जो नई दिल्ली है यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 7 सीटें हैं। उसके बाद फिर पंजाब में देखेंगे तो 13 सीटें हैं, और राजस्थान में बात करें तो 25 सीटें हैं, गुजरात में बात करें तो 26 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में बात करें तो 29 सीटें हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जबकि गोवा में जो है 2 सीटें हैं। और कर्नाटका में कितनी हैं तो कर्नाटका में 28 सीटें हैं। और केरला में कितनी हैं तो केरला में जो है केरला में है यहाँ पे 20 सीटें। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तेलंगाना में जो है 17 सीटें हैं। और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 25 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे कितनी हैं तो 11 सीटें हैं। और यहाँ पे उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। और वेस्ट बंगाल में बात करें तो 42 सीटें हैं। और झारखंड की बात करें तो 14 सीटें हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे बिहार, तो बिहार में कितनी है तो 40 सीटें हैं। और फिर यहाँ पे आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो सबसे अधिक 80 सीटें हैं। और जबकि उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 सीटें हैं। और उसके बाद फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसमें 4 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ देखेंगे असम में कितनी है तो 14 सीटें हैं सबसे अधिक। बाकी अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो 2, गोवा में 2, और मणिपुर में 2, उसके बाद मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, और मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उसके बाद पुदुचेरी में 1 और सिक्किम में 1। और जो यूटी हैं, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद फिर चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव, और उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, और लद्दाख हो गया, इनमें कितनी हैं तो इनमें 1-1 सीटें हैं। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं राज्यसभा में जो सीटों का विवरण है या बंटवारा है तो उनको देख लेते हैं। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें कितनी है तो 4 सीटें हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं, दिल्ली में कितनी है तो 3 सीटें हैं, उसके हरियाणा में कितनी है तो 5 सीटें हैं, राजस्थान में 10, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, और महाराष्ट्र में 19, कर्नाटका में 12, केरला में 9, उसका तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में देखेंगे तो 7, आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 11, और जो छत्तीसगढ़ है उसमें 5, उड़ीसा में 10, और झारखंड में 6, वेस्ट बंगाल में जो है 16, और यहाँ पे बिहार में बात करें तो बिहार में है 16, और उसके उत्तर प्रदेश में 31, और उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। जबकि असम में बात करें तो 7 सीटें हैं राज्यसभा की। और उसके बाद गोवा की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, तो इनमें कितनी सीटें हैं तो 1-1 सीटें हैं। अब हम जानते हैं पुदुचेरी जो है यूटी है, दिल्ली हमारी यूटी है, 3 सीटें हो गई, और जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसमें 4 सीटें हैं। तो इस प्रकार से 3 यूटी हैं जिसमें राज्यसभा की सीटें हैं। तो वही हम बात किए थे कि जो हमारे संपूर्ण राज्य और यूटी हैं उनका जो है प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में, जबकि जो हमारे लोकसभा है उसमें संपूर्ण भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व है। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा डायग्राम के मेथड से देख लेते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, उसमें 2 चीज़ें हैं, 2 भाग। उसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और एक हाउस ऑफ पीपुल हो गया जिसे हम लोकसभा कहते हैं। अब इसमें मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो किस में होते हैं तो 250 होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, 238 जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किससे, स्टेट और यूटी से। और उसके बाद फिर जो हमारे इसमें अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मेंबर की बात करते हैं तो जो 552 हैं यह होते हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया तो 550 बचे हैं। लेकिन जो मेंबर कितने वर्तमान में है तो 545 है, और इलेक्टेड कितने कहे गए हैं तो जो हमारे यहाँ पे 530 किए गए, 2 एंग्लो इंडियन थे जिन्हें हम समाप्त कर चुके हैं पहले ही, और जो यूटी हैं उनमें से कितने किए गए हैं तो 13 हैं। तो इस प्रकार हमने देखा पार्लियामेंट को, और जो हमारा संसद था, राज्यसभा था, लोकसभा था। आगे जो जो चीज़ें बची हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये है कि अभी वर्तमान में हम विधायिका की चर्चा कर रहे हैं। विधायिका वाले सेक्शन में हम संसद की बात किए हैं, और एक चीज बात की है सरल की, जैसे हम संसद, राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा कर चुके हैं। आगे हम अन्य जो टॉपिक बचेंगे उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।